जय हिंद। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बारे में और हमने पढ़ा था ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज के बारे में। ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको हम देखेंगे बाद में। एक मैप दे रखा है और ये जो मैप है ये बहुत क्लियरली बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज के बारे में। इस मैप को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो, एटलांटिक ओशन के ऑलमोस्ट सेंट्रल पार्ट में आपको एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही होगी। ये मेरा मार्कर जहां जहां पे चल रहा है ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। और पूरे ग्लोब के ऊपर जहां जहां ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वो एरियाज हैं जहां पे सीस्मिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। ये वो एरियाज हैं जहां पे वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है ये लगभग यहां आने के बाद दो में बाइफरकेट हो जाती है। एक जो ब्रांच है वो चली जाती है ईस्ट अफ्रीका वाली साइड और दूसरी जो ब्रांच है इस दूसरी ब्रांच को एक ब्रांच म्यांमार वाली साइड से आके ज्वाइन करती है और दूसरी ब्रांच न्यू गुनिया वाली साइड से आके ज्वाइन करती है। पूरे ग्लोब के ऊपर जहां जहां ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वो एरियाज हैं जहां पे सिस्मिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, जहां पे वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा और ध्यान दोगे तो ये वो एरियाज हैं जहां पे मिड ओशनिक रिजेस देखने को मिलती हैं। और मिड ओशनिक रिजेस में जो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं वो शैलो डेप्थ से अकर होते हैं। इसके अलावा एक शेडेड एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो शेडेड एरिया है ये शेडेड एरिया कोइंसाइड करता है एल्पाइन हिमालयन सिस्टम से। ये जो शेडेड एरिया है ये कोइंसाइड करता है एल्पाइन हिमालयन सिस्टम से। इसके अलावा एक और शेडेड एरिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये जो शेडेड एरिया है ये शेडेड एरिया भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये जो शेडेड एरिया है इसको रिम ऑफ पैसिफिक ओशन या रिम ऑफ फायर या रिंग ऑफ फायर भी बुलाया जाता है। और ये जो रिंग ऑफ फायर है और एल्पाइन हिमालयन सिस्टम है यहाँ पे जो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं दे आर डीप सीटेड अर्थक्वेक्स। बहुत सिंपल, मिड ओशनिक रिज पे जो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं वो शैलो डेप्थ से अकर होते हैं। लेकिन रिंग ऑफ फायर में और एल्पाइन हिमालयन सिस्टम में जो अर्थक्वेक्स अकर होते हैं दे आर डीप सीटेड अर्थक्वेक्स। और अगर आपको ये मैप समझ में आ गया तो आपको समझ में आ गया कि ओवर द ग्लोब अर्थक्वेक्स का और वॉल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। और यही सब कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट में। फटाफट से टेक्स्ट को देख लेते हैं। देखो, यू विल नोटिस अ लाइन ऑफ डॉट्स इन द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द अटलांटिक ओशन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइंस। बहुत सिंपल, कोस्ट लाइन के ऑलमोस्ट पैरेलल अटलांटिक ओशन के ऑलमोस्ट सेंट्रल पार्ट में एक लाइन ऑफ डॉट्स अभी अभी हमने देखी है। और ये जो लाइन ऑफ डॉट्स है इट फर्दर एक्सटेंड्स इनटू द इंडियन ओशन। ये लाइन ऑफ डॉट्स इंडियन ओशन में भी एक्सटेंड करती है। इट बाइफरकेट्स अ लिटिल साउथ ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद वन ब्रांच मूविंग इनटू ईस्ट अफ्रीका। एक ब्रांच ईस्ट अफ्रीका में चली जाती है एंड द अदर मीटिंग सिमिलर लाइन फ्रॉम म्यांमार टू न्यू गुनिया। अभी हमने इसके बारे में बातचीत की है। यू विल नोटिस दैट दिस लाइन ऑफ डॉट्स कोइंसाइड्स विद द मिड ओशनिक रिजेस। ये जो लाइन ऑफ डॉट्स है ये मिड ओशनिक रिजेस से कोइंसाइड करती है। द शेडेड बेल्ट showing another area of concentration coincides with the alpine Himalayan system and the rim of Pacific Ocean। एक शेडेड एरिया हमने एल्पाइन हिमालयन सिस्टम और रिम ऑफ पैसिफिक ओशन वाला भी देखा। इन जनरल द फोकाई ऑफ द अर्थक्वेक इन द एरियाज ऑफ मिड ओशनिक रिजेस आर एट शैलो डेप्थ्स। मिड ओशनिक रिजेस वाले एरियाज में जो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं वो शैलो डेप्थ से अकर होते हैं। वेयर along the alpine Himalayan belt as well as the rim of the Pacific the earthquakes are deep seated ones। alpine Himalayan belt और rim of the Pacific में जो earthquakes देखने को मिलते हैं वो deep seated ones होते हैं। और ये जो सीस्मिक एक्टिविटी का मैप है लगभग यही मैप वॉल्केनोज का भी देखने को मिलता है। ये जो रिम ऑफ द पैसिफिक है इसको रिम ऑफ द फायर या रिंग ऑफ द फायर भी बुलाया जाता है। बहुत सिंपल सी बातचीत है।
होपफुली आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज समझ में आया होगा, पूरा मैप आपके दिमाग में प्रिंट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इसके बाद बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। सी फ्लोर स्प्रेडिंग नाम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो, इससे पिछले सेशंस में हमने बात की थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसको किसने दिया था? एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की एक लिमिटेशन ये थी कि इसके एविडेंस के तौर पे जो भी चीज़ें प्रेजेंट की गई, जो भी चीज़ें कलेक्ट की गई, वो कलेक्ट की गई सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंटल एरियाज से। विच मीन्स कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जो एविडेंसेस हैं, उनकी स्टडीज लिमिटेड थी सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंटल एरियाज तक। पिछले ही सेशन में हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद और बहुत सारी नई नई डिस्कवरीज हुई, हमें और बहुत सारी नई नई इंफॉर्मेशन मिली, स्पेशली ओशन फ्लोर से रिलेटेड हमें और बहुत सारी नई जानकारी मिली। और जब ये नई इंफॉर्मेशन हमें मिली तो एक बार फिर से ओशन फ्लोर को मैप किया गया, ओशन फ्लोर के कॉन्फ़िगरेशन को तैयार किया गया, हमें नए फैक्ट्स पता चले। ये नए फैक्ट्स क्या थे उनको देखते हैं फटाफट से। एक तो हमें ये पता चला कि ये जो ओशन का फ्लोर है, इस फ्लोर पे मिड ओशनिक रिजेस देखने को मिलती हैं, और ये जो मिड ओशनिक रिजेस हैं, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा बाहर आता है। पहली चीज हमें क्या पता चली कि ओशन के फ्लोर पे मिड ओशनिक रिजेस देखने को मिलती हैं, और ये जो मिड ओशनिक रिजेस हैं, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। दूसरा हमें क्या पता चला कि ये जो मिड ओशनिक रिजेस हैं, इन मिड ओशनिक रिजेस के दोनों साइड में जो रॉक्स देखने को मिलते हैं, उनमें रिमार्केबल सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं in terms of period of formation, in terms of chemical composition, in terms of magnetic properties। बहुत सिंपल, ये जो मिड ओशनिक रिज है, इस मिड ओशनिक रिज के दोनों तरफ जो रॉक्स देखने को मिलती हैं, उन रॉक्स में एक रिमार्केबल सिमिलैरिटी देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इनफैक्ट मिड ओशनिक रिजेस पे जो रॉक्स देखने को मिलते हैं, मिड ओशनिक रिजेस के पास में जो रॉक्स देखने को मिलते हैं, दे आर द यंगेस्ट रॉक्स। मिड ओशनिक रिजेस के पास में जो रॉक्स देखने को मिलते हैं, दे आर द यंगेस्ट रॉक्स। और जैसे जैसे हम मिड ओशनिक रिज से दूर जाते हैं, वैसे वैसे एज ऑफ द रॉक्स जो है वो भी इंक्रीज होती जाती है, वो भी बढ़ती जाती है। अच्छा, ये जो सेकंड पॉइंट है, इसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है, इसको एग्जैक्टली अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि मिड ओशनिक रिज के दोनों तरफ जो रॉक्स देखने को मिलती हैं, उन रॉक्स में एक रिमार्केबल सिमिलैरिटी देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इनफैक्ट मिड ओशनिक रिजेस के पास में जो रॉक्स होती हैं, दे आर द यंगेस्ट रॉक्स। और जैसे जैसे हम मिड ओशनिक रिज से दूर जाते जाते हैं, वैसे वैसे एज ऑफ द रॉक्स जो है वो भी इंक्रीज होती जाती है। तीसरा हमें क्या पता चला कि जो ओशन क्रस्ट की रॉक्स हैं, दे आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो रॉक्स हैं, उनके कंपैरिजन में ओशन क्रस्ट की जो रॉक्स हैं, दे आर मच यंगर। इनफैक्ट ओशन क्रस्ट की जो रॉक्स हैं, उनकी एज ज्यादा से ज्यादा 200 मिलियन ईयर्स है। मतलब ओशन क्रस्ट में जो रॉक्स मिलती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड होती हैं। उससे ज्यादा पुरानी रॉक्स ओशन क्रस्ट में देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो रॉक्स देखने को मिलती हैं, वो एज ओल्ड एज 3200 मिलियन ईयर्स अगो वाली भी देखने को मिलती हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो ओशन क्रस्ट में जो रॉक्स देखने को मिलती हैं, दे आर मच यंगर
देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। ओशन क्रस्ट में जो रॉक्स देखने को मिलती हैं वो ज्यादा से ज्यादा 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो रॉक्स देखने को मिलती हैं वो एज ओल्ड एज 3200 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। इसके अलावा हमें ये भी पता चला कि ओशन फ्लोर पे जो सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं दे आर वेरी थिन, दे आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। ओशन फ्लोर पे जो सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं दे आर वेरी थिन। साइंटिस्ट की एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर ओशन फ्लोर कॉन्टिनेंट्स के बराबर पुराना है तो जो सेडिमेंट्स का सीक्वेंस है वो भी लॉन्गर ड्यूरेशन का देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओशन फ्लोर के ऊपर जो सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा थिन देखने को मिलते हैं, और ये जो ओशनिक फ्लोर है इस पे सेडिमेंट कॉलम कहीं भी 200 मिलियन ईयर से पुराना देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा हमें यह भी पता चला कि ओशन के फ्लोर के ऊपर डीप ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं, और ये जो डीप ट्रेंचेस हैं यहाँ पे जो अर्थक्वेक्स अकर होते हैं वो डीप सीटेड अर्थक्वेक्स होते हैं, वो एक डेप्थ से अकर होते हैं। और मिड ओशनिक रिजिस पे जो अर्थक्वेक्स अकर होते हैं वो शैलो डेप्थ से अकर होते हैं। बहुत सिंपल, हमें ओशन फ्लोर से रिलेटेड बहुत सारी नई जानकारी मिली, बहुत सारे नए फैक्ट्स पता चले। वो फैक्ट्स क्या हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 फैक्ट्स के बारे में बातचीत की गई है। एक तो हमें यह पता चला कि ओशन फ्लोर के ऊपर मिड ओशनिक रिजेस एग्जिस्ट करती हैं, और ये जो मिड ओशनिक रिजेस हैं यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। दूसरा हमें यह पता चला कि मिड ओशनिक रिजेस के इर्द गिर्द दोनों साइड्स में जो रॉक्स देखने को मिलती हैं उनमें एक रिमार्केबल सिमिलैरिटी देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इनफैक्ट हमें यह भी पता चला कि मिड ओशनिक रिजेस के पास में जो रॉक्स एग्जिस्ट करती हैं वो यंगेस्ट रॉक्स होती हैं, और जैसे जैसे हम मिड ओशनिक रिज से दूर जाने लगते हैं वैसे वैसे एज ऑफ रॉक्स भी इंक्रीज होने लग जाती है। हमें यह भी पता चला कि ओशन क्रस्ट की जो रॉक्स हैं वो कॉन्टिनेंटल रॉक्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा यंग हैं। हमें यह भी समझ में आया कि ओशन फ्लोर के जो सेडिमेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा थिन है। और फाइनली हमें यह भी पता चला कि ओशन फ्लोर के ऊपर ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं, और ट्रेंचेस के इर्द गिर्द जो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं दे आर डीप सीटेड अर्थक्वेक्स, और मिड ओशनिक रिजेस के ऊपर जो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं वो शैलो डेप्थ से अकर होते हैं। और ये जितनी भी जानकारी हमें पता चली उस जानकारी को वेरियस साइंटिस्ट ने यूज किया। इसी जानकारी को यूज करते हुए कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की बात की थी आर्थर होम्स ने, और इसी जानकारी को यूज करते हुए सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बातचीत की जाएगी। ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है इसकी बातचीत की हैरी हेस ने। किसने बातचीत की? हैरी हेस ने इसकी बातचीत की। और कब बातचीत की? 1961 में बातचीत की। सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बातचीत किसने की? हैरी हेस ने की। और कब की? 1961 में की। अब ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये एक कॉन्टिनेंट वाली प्लेट है, ये दूसरी कॉन्टिनेंट है, और इसके बीच में ये जो फ्लोर है ये है ओशन फ्लोर। ये कौन सा फ्लोर है? ये है ओशन फ्लोर। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, इधर ओशन फ्लोर है। मान लेते हैं कि ये जो ओशन फ्लोर है इस ओशन फ्लोर के नीचे एक कन्वेक्शन करंट वाली जो सेल है वो ऑपरेट कर रही है। पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा है ये जो कन्वेक्शन करंट वाली सेल है ये ऑपरेट कर रही है। अब देखो, ऊपर ये ओशन फ्लोर वाली प्लेट है और इसके नीचे कन्वेक्शन करंट की जो सेल है वो ऑपरेट कर रही है। ये जो कन्वेक्शन करंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जब ये कन्वेक्शन करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो इस प्लेट को भी अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा, और ये प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चल रही है। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि ये जो ओशन फ्लोर की प्लेट है ये रप्चर हो जाएगी, ये टूट जाएगी, इसमें ब्रेक आ जाएगा, और एक मिड ओशनिक रिज का क्रिएशन हो जाएगा। ये जो मिड ओशनिक रिज है इसको एक्शियल रिफ्ट वैली भी बुलाया जाता है। वो जगह जहां से वॉल्केनिक इरप्शन होगा उसको एक्शियल रिफ्ट वैली भी बुलाया जाता है। ये जो ओशन फ्लोर है ये रप्चर हो गया, ये ब्रेक हो गया, और एक मिड ओशनिक रिज के फॉर्मेशन की शुरुआत हो गई। अब अगली स्टेज में क्या होगा? अगली स्टेज में होगा ये कि यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे भी कॉन्टिनेंट है,
लेकिन अब ये जो ओशन फ्लोर है, ये ओशन फ्लोर बीच में से टूट गया है, रप्चर हो गया है और यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। और जो नए रॉक्स हैं, मान लेते हैं ये जो रॉक्स हैं इनका नाम है ए, ये जो नए रॉक्स हैं ये रॉक्स इस ओशन फ्लोर के ऊपर आके डिपॉजिट हो गए हैं। लेकिन ये जो कन्वेक्शन करंट है ये तो अभी भी ऑपरेट कर रहा है, अभी भी ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक बार फिर से वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा, और एक बार फिर से अगर वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो नया इरप्शन होगा उसके जो रॉक्स हैं वो तो यहाँ पे आके जम जाएंगे। मान लेते हैं कि ये हैं बी रॉक्स, ये जो पुराने वाले ए रॉक्स थे ये बाहर की तरफ पुश हो जाएंगे, ये बाहर की तरफ पुश हो जाएंगे और ये पूरा ओशन फ्लोर अपना एग्जिस्ट कर ही रहा है। जब नया वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो जो रॉक्स आए जिनको अपन बी बोल रहे हैं ये एकदम मिड ओशनिक रिज के पास में जम जाएंगे, बन जाएंगे, और ये जो पुराने वाले रॉक्स हैं ए रॉक्स ये बाहर की तरफ पुश हो जाएंगे। लेकिन ये जो कन्वेक्शन करंट है ये तो अभी भी नीचे ऑपरेट कर रहा है। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक और वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा, और अब जो एक और वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा उसमें क्या होगा, उसमें फर्दर लावा बाहर आएगा, फर्दर रॉक्स फॉर्म होंगे, और जो नए रॉक्स हैं वो रॉक्स एकदम मिड ओशनिक रिज पे फॉर्म हो जाएंगे। मान लेते हैं सी। ये जो पुराने वाले रॉक्स हैं, ये जो पुराने वाले रॉक्स हैं ये और ज्यादा बाहर की तरफ पुश हो जाएंगे, ये और ज्यादा बाहर की तरफ पुश हो जाएंगे, और ये जो ओशन फ्लोर है ये ओशन फ्लोर इस तरीके से होगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, हमने एक सेकंड पॉइंट पढ़ा था, और ये सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था, ये सेकंड पॉइंट ये कह रहा था कि मिड ओशनिक रिज के दोनों साइड में जो रॉक्स देखने को मिलते हैं उनमें एक रिमार्केबल सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। समझो ये रिमार्केबल सिमिलैरिटी क्यों देखने को मिल रही है। जैसे अगर हम ए रॉक्स के बारे में बात करें तो ये जो ए रॉक्स हैं वो एक पर्टिकुलर लावा से, सेम लावा से फॉर्म हुए हैं, तो इनमें सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये जो बी रॉक्स हैं ये एक पर्टिकुलर एक सेम लावा से फॉर्म हुए हैं, तो इनमें सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये जो सी रॉक्स हैं ये भी एक पर्टिकुलर लावा से, एक सेम लावा से फॉर्म हुए हैं, तो इनमें सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे जैसे आगे ये वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहेंगे ये जो पुराने रॉक्स हैं ये बाहर की तरफ पुश होते रहेंगे, और जो नए रॉक्स हैं वो मिड ओशनिक रिज के पास में बनते रहेंगे। लेकिन इन दोनों ही साइड्स में जो रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं उनमें एक रिमार्केबल सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, बिकॉज ये जो रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं ये एक पर्टिकुलर लावा से ही फॉर्म हो रहे हैं, और इसलिए इनमें एक रिमार्केबल सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। दूसरा, मिड ओशनिक रिज के पास में जो रॉक्स देखने को मिलते हैं वो सबसे यंग होते हैं, और जैसे जैसे मिड ओशनिक रिज से हम दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे एज ऑफ द रॉक्स भी है इंक्रीज होती जाती है। वो भी आपको समझ में आना चाहिए। अब ये जो सी रॉक्स फॉर्म हुए हैं ये एकदम लेटेस्ट हैं, एकदम मिड ओशनिक रिज पे फॉर्म हुए हैं, ये सबसे यंग रॉक्स हैं। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें देखने को मिलेगा कि जो एज ऑफ द रॉक्स है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। और ये जो हो रहा है, ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है बिकॉज मिड ओशनिक रिज पे वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक सवाल और आता है, अच्छा अल्टीमेटली फिर क्या होगा, अल्टीमेटली होगा ये, सवाल पे हम बात करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली होगा ये कि ये कॉन्टिनेंट्स हैं और यहाँ पे ये जो पूरा लावा इरप्ट हो रहा है इस लावा के इरप्शन की वजह से एक मिड ओशनिक रिज के इर्द गिर्द स्ट्रक्चर बनने की शुरुआत हो जाएगी, एक माउंटेन जैसी चीज बनने की शुरुआत हो जाएगी। ये होपफुली आपको समझ में आता होगा। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, हमें ये तो समझ में आ गया कि सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, हमें ये भी समझ में आ गया कि ये जो मिड ओशनिक रिज है इसके इर्द गिर्द जो रॉक्स हैं उनमें एक रिमार्केबल सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। हमें ये भी समझ में आ गया कि ये जो मिड ओशनिक रिज है यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। हमें ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन्स देखने को मिलेंगी। ये सारी चीजें हमें समझ में आ रही हैं। लेकिन एक सवाल आता है कि जब ये सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है तो इसका एक मतलब तो ये होना चाहिए कि जो एरिया है ओशंस का वो इंक्रीज होना चाहिए, जो ओवरऑल एरिया है वो इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो फिर सवाल आता है कि ये जो इतना स्प्रेड हुआ सी के फ्लोर में ये स्प्रेड जाता कहां पर है। इसको और फर्दर स्टडी किया गया
और फिर बात आई ट्रेंचेस की। बेसिकली ट्रेंचेस क्या होती हैं? ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, इधर भी एक कॉन्टिनेंट है। अब देखो, यहां पे आपका पूरा जो सिस्टम है वो ओशन फ्लोर है, ये ओशन फ्लोर एग्जिस्ट करता है, ये पूरा ओशन फ्लोर आपका एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे जो भी एक्टिविटी चल रही है वो एक्टिविटी चल रही है। लेकिन ये जो ओशन फ्लोर है इस कॉन्टिनेंट बाउंड्री के किनारे पे आके सबमर्ज होने लग जाता है, और जहां पे ये सबमर्ज होता है, या बेटर वर्ड है सबडक्ट होने लग जाता है, जहां पे ये सबडक्ट होता है उसको बुलाया जाता है ट्रेंच। ट्रेंच वाले एरिया में क्या होता है कि ये जो कॉन्टिनेंट की प्लेट है और ये जो ओशन की प्लेट है, ये प्लेट ओशन वाली जो फ्लोर की प्लेट है ये मेंटल में सबडक्ट होने लग जाती है, अंदर की तरफ जाने लग जाती है और डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। इसको बोलते हैं जोन ऑफ सबडक्शन। अब देखो, यहां पे क्रिएशन हो रहा है, यहां पे ओशन फ्लोर क्रिएट हो रहा है, लेकिन ट्रेंच वाले एरिया में ये जो ओशन फ्लोर है ये सबडक्ट हो रहा है, ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। और ये एक्सप्लेन करता है कि जो ओशनिक क्रस्ट है उसके रॉक्स 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड से पुराने देखने को नहीं मिलते हैं, बिकॉज साथ के साथ एक जगह पे ये जो ओशन क्रस्ट है, ये जो ओशन फ्लोर है, इसका सबडक्शन भी हो रहा है, ये डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। एक तरफ नया ओशन फ्लोर क्रिएट हो रहा है और दूसरी तरफ इस ट्रेंच वाले एरिया में ये जो ओशन फ्लोर है ये सबडक्ट हो रहा है, ये डैमेज हो रहा है, ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। और अगर आपको ये पूरी साइकिल समझ में आ गई तो आपको समझ में आ गया कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, और यही सब कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट में। देखो, जब ये नए फैक्ट्स पता चले, जब ये नई जानकारी पता चली, तो फिर हैरी हैस ने बातचीत की सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। हैरी हैस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बातचीत की 1961 में। हैस आर्ग्यूड that constant eruptions at the crest of oceanic ridges cause the rupture of the oceanic crust and new lava wedges into it। वही हमने पढ़ा कि ये जो कॉन्स्टेंटली कन्वेक्शन करंट्स ओशन फ्लोर के नीचे ऑपरेट करते रहते हैं, अल्टीमेटली ये ओशनिक क्रस्ट को रप्चर कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और जो नया लावा है वो बाहर निकल के आ जाता है। और ये जो नया लावा है इट पुशेस द ओशनिक क्रस्ट ऑन ईदर साइड। ये जो नया लावा है ये ओशन क्रस्ट को दोनों साइड्स में थोड़ा थोड़ा पुश कर देता है। द ओशन फ्लोर दस स्प्रेड्स। इसका मतलब क्या है कि जो ओशन का फ्लोर है वो स्प्रेड करता है। द यंगर एज ऑफ द ओशन क्रस्ट एज वेल एज द फैक्ट दैट द स्प्रेडिंग ऑफ वन ओशन डज नॉट कॉज द श्रिंकिंग ऑफ द अदर। अब देखो, वही सवाल जो हमने लास्ट में डिस्कस किया कि हमें ये तो समझ में आ रहा है कि नई ओशनिक क्रस्ट फॉर्म हो रही है, सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, ओशन फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, लेकिन एक तरफ ओशन फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, लेकिन कहीं पे हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि कहीं और जो क्रस्ट है वो श्रिंक हो रही हो, और ओवरऑल जो एरिया है वो भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये जो ओशनिक क्रस्ट है ये कंज्यूम भी हो रही होगी, और इसी सवाल के बारे में हैरी हैस ने भी सोचा। ही फर्दर मेंटेन्ड दैट द ओशन फ्लोर that gets pushed due to the volcanic eruptions at the crest sinks down at the oceanic trenches and gets consumed। और हैरी हेस साहब ने फाइनली ये कहा कि देखो, ये जो मिड ओशनिक रिज है वहां पे तो नई ओशनिक क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये जो ओशनिक क्रस्ट है वो ट्रेंचेस पे जाके सबडक्ट हो जाती है, वो ट्रेंचेस पे जाके कंज्यूम हो जाती है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। ये जो डायग्राम के थ्रू हमने पढ़ा उसी डायग्राम को यहाँ पे दिखाया गया है। ये है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का डायग्राम। इस डायग्राम को थोड़ा सा ढंग से देखना, चीज़ों को समझना। इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इन बाउंड्रीज के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एक कन्वेक्शन करंट है। इस कन्वेक्शन करंट की वजह से ये जो ओशन फ्लोर है ये रप्चर हो गया है, लावा बाहर आ रहा है। ये मिड ओशनिक रिज है, इसके इर्द गिर्द रॉक्स डिपॉजिट हो रहे हैं, सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंच है, और ये जो ट्रेंच है इस ट्रेंच में ये जो ओशन फ्लोर की प्लेट है ये सबडक्ट हो रही है, ये डैमेज हो रही है, ये कंज्यूम हो रही है, ये डिस्ट्रॉय हो रही है। और इसके साथ सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बातचीत खत्म हो गई। अगले सेशन में हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।